नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले बात कानून व्यवस्था से जो मानो बेपटरी हो चुकी है, खासतौर पर उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून की, जहां इस प्रदेश के बड़े बड़े पुलिस अधिकारी से लेकर प्रशासनिक अधिकारी, नेता और खुद मुख्यमंत्री तक का ठिकाना है, जहां कानून की सरेआम सरेराह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 5-5 हत्याओं से दहला देहरादून, जिसमें अब 2 और हत्याएं जुड़ गई हैं जो बिहार के 90 के दशक की यादों को ताजा कर रही हैं। लेकिन हत्याओं के इस दौर को रोकने में नाकाम पुलिस बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और क्लब्स के बाहर इकट्ठा हुए बेतरतीब खड़े वाहनों को ही संभालने में लगी है। मानो इन्हीं क्लब्स और शॉपिंग मॉल की ड्यूटी बजाने के लिए उन्हें सरकार ने नियुक्त किया है। इसी क्रम में देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में 23 मार्च को मुजफ्फरनगर के छात्र दिव्यांशु की हत्या का मामला अब व्यापक जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। बीते रोज किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई इलाकों से हजारों किसान देहरादून पहुंचे और आशा रोड़ी चेकपोस्ट पर शोक सभा के साथ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल देहरादून के प्रेमनगर इलाके में छात्रों के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें मुजफ्फरनगर जिले के निवासी छात्र दिव्यांशु जटराना की मौत हो गई थी, जिसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत के साथ सैकड़ों किसान देहरादून बॉर्डर पर जमा हो गए। एक छात्र मुजफ्फरनगर की धरती से निकल के देहरादून में अपना भविष्य बनाने के लिए आया, उसके साथ इतनी दर्द भरी घटना हुई। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देहरादून को हमेशा एक शांत और शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता रहा है, लेकिन अब यहाँ का माहौल बिगड़ता जा रहा है। उन्होंने कहा, किसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए देहरादून भेजते हैं, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं होती रहीं तो लोग अपने बच्चों को यहाँ भेजना बंद कर देंगे। टिकैत ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि समय रहते न्याय नहीं मिला तो यह आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। टिकैत ने देहरादून में बढ़ते नशे के कारोबार पर भी गंभीर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास खुलेआम ड्रग्स की उपलब्धता बिना पुलिस की लापरवाही के संभव हो नहीं सकती। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुंडा तत्व सक्रिय हो गए हैं और पुलिस अपने मूल कर्तव्य से भटककर अन्य गतिविधियों में उलझी है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में पहाड़ के मूल निवासी पलायन कर रहे हैं, जबकि बाहरी किस्म के तत्व यहाँ पैर जमा रहे हैं। मूल निवासी लोग हैं वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। देवभूमि की इस बदलती पहचान पर टिकैत ने गहरी चिंता जताई है। सवाल यह है कि जो बातें दूसरे प्रदेश के लोग समझ रहे हैं वो यहाँ के अधिकारी और नेता क्यों नहीं समझ पा रहे। घटनाओं को सरेआम अंजाम दिया जा रहा है, पुलिस का खौफ इन अपराधियों में क्यों दिखाई नहीं देता। सबसे अहम सवाल, यहाँ युवाओं और छात्रों के पास अवैध हथियार पहुंच कैसे रहे हैं। सरकार लगातार व्यवस्था बनाने के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत वहीं की वहीं। पूर्व में भी देहरादून में हुई एक के बाद एक हत्याओं ने जब सवाल खड़े किए तो सरकार ने कुछ अधिकारियों को बदल दिया, ट्रांसफर कर दिया। अधिकारी तो बदल गए, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। किसान महापंचायत के दौरान चौधरी राकेश टिकैत ने कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी देवभूमि के रहने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जहां बदमाश जान बचाकर भागते हैं। ऐसा ही मॉडल उत्तराखंड में भी लागू हो ताकि असामाजिक तत्वों में कानून का डर पैदा हो। राकेश टिकैत ने दिव्यांशु हत्याकांड के बहाने राज्य की पूरी कानून व्यवस्था को, जिसके विभागीय मंत्री खुद पुष्कर सिंह धामी हैं, उसको आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने यहां पर नशे के बढ़ते चलन के लिए पुलिस प्रशासन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन चाहे तो अनाधिकृत शराब की एक बोतल भी बिक नहीं सकती। उन्होंने देहरादून में चल रहे हुक्का बार को बंद करने और नशे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने भी उनको आश्वासन दिया है, लेकिन क्या ये सिर्फ आश्वासन है, क्योंकि नशा रोकने के बजाय सरकार खुद नई नई शराब की दुकानें खोलकर नशे को बढ़ावा दे रही है। तो फिर नशे पर काबू पाना कैसे संभव है? और ये शराब भी अब बेकसूर लोगों की जान की दुश्मन बनती जा रही है। बताएंगे कैसे, लेकिन पहले उत्तराखंड के वासियों को बधाई हो, क्योंकि धामी सरकार ने आपको एक और बड़ा और नया तोहफा दिया है।
हमने अपने पूर्व के वीडियो में ये बताया था कि उत्तराखंड देवभूमि जल्द ही शराब भूमि में तब्दील होने जा रही है, पर उस पर इतनी तेज गति से अमल होगा ये तो खुद हमने भी नहीं सोचा था। दरअसल अब इस प्रदेश की पहचान यहाँ के देवालयों से नहीं बल्कि शराब की दुकानों की भरमार से होगी, क्योंकि देवालयों के आंचल तक सरकार ने शराब को पहुंचा दिया है। जल्दी इसके साइड इफेक्ट्स भी सामने आने की उम्मीद है। कारण साफ है कि उत्तराखंड की महिलाओं ने और युवाओं ने इसी शराब के विरुद्ध हल्ला पहले से ही बोला हुआ है। धामी सरकार के अनुसार नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तराखंड में करीब 700 शराब की दुकानों को संचालन शुरू किया जा चुका है। सरकार ने इस साल के लिए 5400 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे ये तो प्रतीत हो ही गया कि सरकार का ध्येय एकमात्र सिर्फ पैसा जुटाना ही रह गया है, भले इस प्रदेश को इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। कमाई तो शराब से होकर ही रहेगी। शायद कुछ यही वजह होगी कि बार मालिकों और शराब पीने वाले हुड़दंगियों पर कार्रवाई होती नहीं। जो समय इनके बंद होने का होता है उसके बाद भी बड़े बड़े क्लब्स खुले रहते हैं, शराब परोसते रहते हैं और आबकारी विभाग आंखें बंद किए बैठा रहता है। उस पर भी पुलिस कम नहीं, कमांडो नुमा वर्दी पहन बस चालान काटने में व्यस्त। रात रात भर शराब परोसते क्लब्स उन्हें दिखाई देते नहीं। यकीन ना हो तो देहरादून जैसे बड़े शहरों की सड़कों पर रात को निकलिए और हकीकत खुद अपनी नंगी आंखों से देख लीजिए। बस किसी की जान इन शराबियों, हुड़दंगियों और अमीरजादों की वजह से चली जाए तो कुछ दिन की दिखावटी शक्ति और थोड़े टाइम बाद भूलने की बीमारी से ग्रसित कानून के पालनहार फिर से आंखें बंद कर चालान काटने के कंपटीशन में व्यस्त हो जाते हैं। इसी शराब का नतीजा रहा कि सेना के एक ब्रिगेडियर को बिना किसी गलती के अपनी जान तक गंवानी पड़ी। हाँ, एक कसूर तो था उनका कि वो रोज की तरह अपने 3 साथियों के साथ सुबह सुबह टहलने निकले थे। अपने आवास से थोड़ी ही दूरी पर पहुंचे तो सामने से 2 तेज रफ्तार कारें आ रही थीं। दोनों कारों में सवार युवक एक दूसरे पर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में फायरिंग कर रहे थे। इसी संघर्ष में एक गोली ब्रिगेडियर साहब जोशी के सीने में लग गई। उनका ना तो इस घटना से कोई लेना देना था और ना ही वो इन हुड़दंगी युवकों को जानते थे। अब घटना के बाद पुलिस ही बता रही है कि शराबी अमीरजादे एक क्लब से पार्टी करके निकले थे, जहां क्लब मालिक और वहां के कर्मियों से मारपीट भी हुई थी, जिसके बाद आपसी विवाद में चली गोली से एक रिटायर्ड फौजी की मौत हो गई। अब समझिए आप कुछ, पुलिस खुद तस्दीक कर रही है कि क्लब से शराब पीकर निकले थे। तो साहेब अब खुद ही सोचिए कि ब्रिगेडियर साहब सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे जहां उनकी गोलीबारी में मौत हुई। इसका मतलब साफ है कि क्लब सुबह तक शराब परोसता रहा, आबकारी विभाग भी सोता रहा और दबंग पुलिस भी। ऐसे ही न जाने कितने क्लब हैं जो रात रात भर खुले रहकर आम आदमियों की मौत का नया फरमान जारी करते होंगे। इसी पूरे क्लब कल्चर पर समय, दिन, हुड़दंग और गालीबाज गोलीबाज अमीरजादों की फेहरिस्त आबकारी विभाग और कानून व्यवस्था की मुस्तैदी के साथ जल्द ही लेकर आएंगे, ताकि सनद रहे कि सफेद पोश, खाकी और बड़ी बड़ी आंखें गड़ाए आबकारी विभाग के अधिकारी कितने कितने पानी में हैं। खैर, उसी क्षेत्र के माननीय विधायक और वाइपर से आपदा का मलबा साफ करने वाले धामी सरकार के रत्न मंत्री गणेश जोशी जब मरहूम ब्रिगेडियर के घर संतावना देने पहुंचे तो कई पूर्व सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और प्यार से 2 टूक सुना दी, वो भी खरी खरी। आप भी सुनिए। सर बताओ सर, क्या हम गढ़वाले तो कोई काबिलियत नहीं है, हमें नहीं मिल सकता पट्टा? हम कोई वो नहीं है। वो मेरे ख्याल सरकार में किसी का पट्टा है। क्या पट्टा है? वेरिफिकेशन ये हालत हो रखी है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, उसकी झारखंड से हिस्ट्री सीटर यहाँ पे पट्टा कैसे मिल गया धामी सरकार में? सर जो भी केसेस हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी सर। आप 15 साल से कैबिनेट मंत्री हैं, आपके पास मुलाकात है? हाँ कब इट्स नो यूज मीटिंग आई कैन एश्योर यू नहीं है सर। हमने तो वेस्टिंग योर टाइम। कुछ नहीं सर वो नंबर ना आप, मैं तो रहा हूँ उनके साथ, वो नंबर आएंगे तभी आपसे बात, कोई सुनने वाला रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत के बाद सैनिकों में गुस्सा कैसा है उसकी एक झलक आप देख चुके हैं। अब एक और वीडियो देख लीजिए जहां भाजपा के नेता कर्नल अजय कोठियाल, जिन्होंने अपना हृदय परिवर्तन होने के बाद भाजपा को ज्वाइन किया,
उन तक को भी अपने ही सैनिक साथियों के ऐसे विरोध का सामना करना पड़ा कि उनको वहां से रफू चक्कर होना पड़ा। ये वीडियो भी देख लीजिए। सर को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सर आपको सुनना पड़ेगा हमें। आप एक सैनिक रहे हैं, आपकी इतनी बड़ी वो है सर, हम तो आपको रोल मॉडल मानते हैं अपना। आइए हमारे घर चलते हैं, बात करते हैं। नहीं सर, घर नहीं है, आप एग्जाम में लेंगे आप घर में। सर आप देखिए, इनका विरोध करो ना सर, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे। सत्ता के लालच में आप कुछ भी कर रहे हैं, तरक्की नहीं कर जनता सकते। आपको दिख नहीं रही है। माइक बना करके वहाँ पे वो बने हुए और जगह जगह बोलते हैं, जगह जगह बोलते हैं मैं सैनिक हूँ, ये जगह जगह बोलते हैं मैं सैनिक हूँ, मैं सैन्य पुत्र हूँ, झूठ बोलते हैं ये। खैर, आबकारी विभाग और पुलिस की नाक के नीचे ही कई पॉश इलाकों में मौजूद क्लब्स और शराब खाने से हुड़दंग शुरू होकर बाहर तक के लिए खतरा बन रहा है और नस्ल तक को बर्बाद कर रहा है। जानकारी के मुताबिक देहरादून शहर में ही करीब 50 से ज्यादा नाइट क्लब और बार हैं। इनमें से कई ऐसे क्लब्स हैं जहां पर अवैध रूप से शराब और नशा परोसा जाता है। दून के कई क्लब पूर्व में भी विवादों में रहे हैं। कई क्लबों को बंद भी कराया गया। इसके बाद भी क्लब संचालक नियमों को ठेंगा दिखाते हुए निडर होकर क्लब का संचालन कर रहे हैं। कई क्लब्स ऐसे हैं जो बंद होने के समय तो खुलना शुरू होते हैं। अब बिना पुलिस के संरक्षण के ये मुमकिन हो नहीं सकता। इस पर अगर नए नवेले जिला कप्तान परमेंद्र सिंह डोभाल ने संज्ञान नहीं लिया और नाकारा एसओ इंस्पेक्टरों पर नकेल नहीं कसी तो देहरादून की सड़कों पर यही अपराध हर रोज पनपता रहेगा। वैसे सिर्फ शराब खाने ही नहीं बल्कि शराब की दुकानों को लेकर भी देवप्रयाग से कैंची धाम तक कई जगह आंदोलन हो रहे हैं। भाजपा के ही ज्ञानी सांसद अजय भट्ट भी इसका विरोध कर रहे हैं। लाखों लोगों की आस्था के स्थान कैंची धाम के पास शराब की दुकान को बंद करने के लिए वो सरकार को पत्र तक लिख चुके हैं। जहां से गंगा का उद्गम है उस देवप्रयाग में भी शराब की दुकान का विरोध हो रहा है। बागेश्वर के कपकोट में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र कोरंगा पिछले लंबे समय से आंदोलनरत हैं। जब कोरंगा की बात नहीं सुनी गई तो वो भूख हड़ताल पर चले गए। 3 दिन से जारी इस भूख हड़ताल के बाद उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट शुरू हो गई। बावजूद इसके अब वो अन्न के साथ साथ जल भी त्यागने की घोषणा कर चुके हैं। हालात बिगड़ने पर उनको जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाया गया। इतना सब होने के बावजूद भी खुद को सनातनी बताने वाली ये सरकार इन आवाजों को सुनने से ज्यादा पैसे पर ध्यान लगाए बैठी है। देवालयों के पास खुलती शराब की दुकानों से मानो इनको कोई फर्क पड़ता नहीं। ऐसे में चारधाम यात्रा भी इस प्रदेश में शुरू होने वाली है। यात्रा मार्गों पर लगातार खुलते शराब के ठेके अब दुर्घटनाओं को भी आमंत्रण दे रहे हैं। 4 साल बेमिसाल का ढोल पीटने वाली सरकार ने यात्रा मार्ग में शराब की दुकानें तो पहुंचा दी, लेकिन सुव्यवस्थित यात्रा की व्यवस्थाएं पहुंचाने में कंजूसी कर बैठी है। मुख्यमंत्री संतों से मिलकर उनको चारधाम यात्रा की तैयारियों का फीडबैक तो दे रहे हैं, लेकिन शायद वो अपने ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल से फीडबैक लेना भूल गए हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। जमीनी हकीकत साफ बता रही है कि तैयारियों के दावे पूरी तरह से खोखले हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर 31 सक्रिय भूस्खलन जोन है, जिसका ट्रीटमेंट अभी तक अधूरा पड़ा है। कई जगह पर मलबा सड़कों के किनारे ऐसे जमा है मानो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा हो। हैरानी की बात यह कि विभाग खुद स्वीकार कर रहा है कि काम दिसंबर तक चलेगा। तो फिर सवाल उठता है कि यात्रा की कौन सी तैयारियां पूरी होने की बात सरकार कर रही है। ऋषिकेश से कोडियाला तक 35 किलोमीटर का रास्ता, 3 भूस्खलन जोन, 100 से 200 मीटर तक बिखरा मलबा और 10 दिन में सफाई के दावे, लेकिन धरातल पर हालात वही की वही। तपोवन, नीरगढ़, शिवपुरी, गूलर, ब्यासी और कोडियाला जैसे प्रमुख पड़ाव जहां हजारों यात्री रुकते हैं, वहीं पर पार्किंग, शौचालय और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं नदारद हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति तो और भी चिंताजनक है। ऋषिकेश से देवप्रयाग तक एक भी ठोस स्वास्थ्य केंद्र नहीं। पावकी देवी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जरूर है, लेकिन वहां ना डॉक्टर हैं ना जरूरी सुविधाएं। यानी अगर रास्ते में कोई हादसा हो जाए तो गोल्डन आवर सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है। कोडियाला से देवप्रयाग तक का 35 किलोमीटर का हिस्सा तो मानो खतरे का कॉरिडोर बन चुका है। तोता घाटी, मुल्या गांव, NHPC बैंड ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि संभावित हादसों के हॉटस्पॉट है।
बचेली खाल, धौलीधार और शिवमूर्ति पंतरगांव के पास लगातार गिरता मलबा सड़क को संकरा कर चुका है। कई जगहों पर यातायात वन वे में चल रहा है। हर मोड़ पर रुकना, हर मिनट खतरे के साथ चलना यात्रियों और स्थानीय निवासियों की मजबूरी है। देवप्रयाग पहुंचने के बाद भी राहत नहीं मिलती। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत खुद बीमार है। न विशेषज्ञ डॉक्टर, न रेडियोलॉजिस्ट, न पर्याप्त स्टाफ। पिछले 5 वर्षों में 10,000 मरीजों को रेफर करना इस सिस्टम की नाकामी का सबसे बड़ा प्रमाण है। 2020 से 2025 के बीच 14 करोड़ से अधिक तीर्थ यात्री यहां पहुंचे, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं वहीं की वहीं। सवाल सीधा है, क्या हम सिर्फ यात्रियों की संख्या बढ़ाने में लगे हैं या उनकी सुरक्षा और सुविधाओं की भी कोई जिम्मेदारी है? आज जरूरत है जवाबदेही की, जरूरत है जमीन पर काम दिखाने की, ना कि कागजों में दावे करने की, क्योंकि ये सिर्फ सड़क नहीं है, ये आस्था का पथ है। और अगर इस रास्ते पर लापरवाही का मलबा यूं ही पड़ा रहा तो अगली खबर सिर्फ अव्यवस्था की नहीं, किसी बड़े हादसे की भी हो सकती है। खैर, चाहे जितना भी कह लो, ना दिल्ली सुनने को तैयार है और ना देहरादून। हम फिलहाल 4 धाम से राजनीति के उतार चढ़ाव की तरफ रुक कर चलते हैं, जहां 2027 के चुनाव से पहले 2 प्रमुख दलों बीजेपी और कांग्रेस में आपसी कलह और गुटबाजी साफ दिखाई देने लगी है। इसके साथ ही क्षेत्रीय दलों में भी आपस में खींचतान चालू है। बात पहले कांग्रेस की करें तो उत्तराखंड में सत्ता वापसी का सपना देख रही कांग्रेस पार्टी अब 2 धड़ों में बटी हुई नजर आने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की नाराजगी की खबर के बाद यह साफ हो गया कि हरदा ने अपने ही नेताओं से नाराज होकर राजनीति से 15 दिन के ब्रेक का ऐलान किया था। लेकिन चर्चाओं में कैसे बने रहना है उनसे बेहतर कौन जाने। अब देखिए ना, अवकाश के बाद भी चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म है। इसी क्रम में हरीश रावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें हरदा की नाराजगी साफ नजर आ रही है। वीडियो में हरदा ने अपनों पर ही निशाना साधते हुए कहा कि जिनको हमने राजनीति सिखाई है, आज वो ही हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। जिनके सर पर हमने हाथ फेरा, आज उन्हें ये हाथ कांपते नजर आते हैं। वीडियो में हरीश रावत का इशारा कहीं ना कहीं अपने ही पूर्व सहयोगी रहे रणजीत रावत पर है। यहां यह भी माना जा रहा है कि रामनगर से संजय नेगी को कांग्रेस में शामिल कराने के विरोध में रणजीत रावत अहम किरदार निभा रहे हैं। हरदा के इस बयान से पार्टी की आपसी कलह जगजाहिर होती नजर आ रही है। हरीश रावत की नाराजगी पर कांग्रेस अब खेमों में बटी दिखाई देने लगी है। हरक सिंह रावत भी लगातार हमलावर हैं। वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पार्टी संगठन से बड़ा नहीं होता, किसी भी व्यक्ति को कोई घमंड करना नहीं चाहिए। पार्टी ने सभी को मौका दिया है। अब इसके बाद हरदा के समर्थन में आए धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने हरक सिंह को दलबदलू कह डाला। हरीश धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया कि हरक सिंह ने जो बयान दिया है वो बहुत निंदनीय है। हरक सिंह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 2016 में कुछ विधायकों को बीजेपी में शामिल कर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने का काम किया था। धामी ने कहा, हरक सिंह रावत द्वारा ही इस देवभूमि में दल बदल का महापाप हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसलिए हाईकमान को इस बात को नहीं भूलना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए कि जो एक बार धोखा दे सकता है वो दोबारा भी दे सकता है। साथ ही मैं सभी हरीश रावत के समर्थकों से कहना चाहता हूं कि हम सबको हरीश रावत के आत्मसम्मान के लिए सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए। जहां हमारे नेता हैं वहां हम। इससे संभवतः हालात कांग्रेस के 2022 विधानसभा चुनाव की तरह ही लगने लगे हैं। दूसरी तरफ गणेश गोदियाल प्रदेश भर में घूम घूम कर कांग्रेस के लिए अवसर बनाने में जुटे हैं, एकजुट करने में लगे हैं। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता उस पर पानी फेरने के लिए तैयार बैठे हैं। कांग्रेस में कुछ भाजपा नेताओं की वापसी का जो मनोवैज्ञानिक लाभ कांग्रेस को लेना चाहिए था वो मिला नहीं। उससे पहले ही हरीश रावत के कदम ने लाभ के बजाय कांग्रेस को बयानबाजी के दलदल में धकेल दिया, या कहें कि हरीश रावत की एक पोस्ट भर ने कांग्रेस का रायता फिर फैला दिया, जिसको पिछले काफी समय से कांग्रेस समेटने में कामयाब दिखाई दे रही थी। हाईकमान के बार बार कहने पर भी उत्तराखंड कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर बयानबाजी करने से चूक नहीं रहे, चाहे वो हरीश रावत हो, रणजीत रावत हो या फिर हरक सिंह रावत। ऐसे हालातों में भाजपा का रास्ता आसान करने का काम खुद कांग्रेस के नेता ही करने में लगे हैं। वैसे गुटबाजी और बयानबाजी सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं, भाजपा में भी भरपूर मात्रा में दिखाई दे रही है।
कद्दावर पूर्व मंत्री और वर्तमान में गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे एक बार फिर मुखर हैं। गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व को लेकर बड़ा बयान देते हुए सियासी चर्चाओं को हवा दे दी है। मीडिया से बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि क्या आगामी चुनाव मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़े जाएंगे, तो पांडे ने साफ कह दिया कि हमारे यहां मुख्यमंत्री प्रमुख नहीं होता, संगठन प्रमुख होता है। चुनाव हमेशा संगठन के निर्देश पर ही लड़े जाते हैं और आगे भी संगठन जो तय करेगा उसी आधार पर चुनाव होंगे। हमारे यहाँ विचारधारा पर चुनाव होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोई विचारधारा नहीं है, वो व्यक्ति है। किसी हमारे यहाँ कोई व्यक्ति का महत्व नहीं है, व्यक्ति हमारे यहाँ सेकंड पे होता है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। पुष्कर सिंह धामी कोई विचारधारा नहीं है, वो व्यक्ति है, पार्टी के कार्यकर्ता है, लेकिन विचारधारा हमारी पार्टी की है। तो हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ना कि कोई व्यक्ति। कुल मिलाकर अरविंद पांडे और मुख्यमंत्री के बीच के रिश्तों में आई खटास भी भाजपा को असहज करने का काम ही कर रही है। इससे पहले भी बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता अजेंद्र अजय भी पार्टी में चल रही राजनीति पर खुलकर बोल चुके हैं। इसके अलावा भी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद धन सिंह रावत से विभाग छीने जाने के बाद गढ़वाल क्षेत्र में उनके समर्थकों में भी सरकार के प्रति काफी कुछ देखने को मिल रहा है। ये तमाम पहलू बता रहे हैं कि भले कांग्रेस की कलह सामने दिखाई दे रही है, लेकिन हालात भाजपा के भी अंदर खाने ठीक नहीं। मंत्रिमंडल में जिस तरह से कांग्रेस पृष्ठभूमि से आए नेताओं को मौका दिया गया है और अधिकतर कांग्रेसी गोत्र से आए नेता मंत्री बने हैं, उससे भाजपा के कैडर में भी नाराजगी काफी बड़ी है। हालांकि अभी ये इतनी सामने दिखाई दे नहीं रही, पर अंदर खाने इसका खामियाजा 2027 में भाजपा को उठाना पड़ सकता है, खासकर तब जब क्षेत्रीय दल यूकेडी और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा प्रदेश में आकार लेने लगे हों। हालांकि राष्ट्रीय दलों के साथ ही क्षेत्रीय दलों में भी आपसी खींचतान देखने को मिल रही है। पिछली बार लगभग सभी सीटों पर अपनी जमानत तक न बचाने वाली यूकेडी इस बार जीत का दावा कर रही है, लेकिन इसमें वो सफल हो पाएगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा, खासतौर पर तब जब एक सीमित संगठन उनके पास है और कुछ ही नाम ऐसे हैं जिन पर यूकेडी फिलहाल निर्भर कर रही है। लेकिन जानकारी ये भी आ रही है कि जो कुछ नेता यूकेडी के पास हैं उनमें भी धड़ेबाजी शुरू हो चली है। वर्तमान समय में यूकेडी के अंदर भी 3 धड़े बनते प्रतीत हो रहे हैं। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के साथ यूकेडी के गठबंधन में भी यही धड़ेबाजी रुकावट बनी है। बताया जा रहा है कि यूकेडी के 3 धड़ों में से 2 धड़े स्वाभिमान मोर्चा से गठबंधन के पक्ष में हैं, जबकि एक धड़ा नहीं चाहता कि ये गठबंधन हो, क्योंकि उनको लगता है कि यूकेडी अकेले ही चुनाव जीत सकती है। दूसरी तरफ स्वाभिमान मोर्चा में भी टूट देखने को मिली है, उनके कई मजबूत साथी उनको छोड़ चुके हैं। बहरहाल चुनावी साल में क्या भाजपा, क्या कांग्रेस और क्या क्षेत्रीय दल, सभी में आपसी खींचतान जारी है। अब जो दल इस पर सबसे पहले काबू पाएगा वो निश्चित ही चुनावी लड़ाई में मजबूत होगा और सत्ता पर काबिज होगा। आज के इस हफ्ते में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।